दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बॉन्ड लेंथ के बारे में जानेंगे, तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन को देख सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इज टर्म बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। दोस्तों जब दो एटम आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर उन दोनों एटम की न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। दोस्तों जो बॉन्ड लेंथ होती है तो बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में नापी जाती है। दोस्तों आइए बॉन्ड लेंथ को एक डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दो एटम को देख सकते हैं जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। दोस्तों यहाँ पर पहले एटम की रेडियस R1 है और दूसरे एटम की रेडियस R2 है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ निकालना चाहें तो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी R1 प्लस R2। दोस्तों ये तो बॉन्ड लेंथ के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर हमें आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ निकालना हो तो वहां पर आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ को हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों वहां पर जो बॉन्ड लेंथ होती है तो वह बॉन्ड लेंथ उस आयनिक कंपाउंड्स के आयन की आयनिक रेडियाई को जोड़ने से मिलती है। दोस्तों जैसे मान लिया A प्लस B माइनस कोई आयनिक कंपाउंड है, हमें इसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। दोस्तों अगर हमें किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ निकालनी हो वहां पर बॉन्ड लेंथ उस कोवेलेंट बॉन्ड के बॉन्डेड एटम्स की कोवेलेंट रेडियस को जोड़ने से मिलती है। दोस्तों जैसे मान लिया AB कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, हमें इसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। इस तरह से आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, तो आइए इसके फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम्स। दोस्तों जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर हेलोजन एसिड की बात करें तो यहाँ पर हेलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ HI की होती है, उससे कम HBr की, उससे कम HCl की और उससे कम HF की होती है। दोस्तों आइए इसको भी डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दो एटम को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये पहला एटम है और ये दूसरा एटम है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम किसी भी एटम का साइज बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पर दूसरे एटम का साइज बढ़ा दें तो उसकी कोवेलेंट रेडियस भी बढ़ जाएगी, और जब उसकी कोवेलेंट रेडियस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। दोस्तों ये तो पहला फैक्टर हो गया। दोस्तों अब अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला फैक्टर होता है बॉन्ड ऑर्डर। दोस्तों जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम दो कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। दोस्तों अगर यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। अगर यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दोस्तों ये तो सेकंड फैक्टर के बारे में हो गया। दोस्तों अब थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों थर्ड फैक्टर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ उस एटम पर होने वाले हाइब्रिडाइजेशन के S कैरेक्टर पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के S कैरेक्टर से यहाँ पर मतलब है हाइब्रिडाइजेशन में S, P और D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के S कैरेक्टर से मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स में S ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर उस पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल में कितने S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पर कितने टोटल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज S कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ S ऑर्बिटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इनटू 100। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक S ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी देख सकते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स इनटू 100। दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर sp में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 1/2 × 100, इसका मतलब है कि यहाँ पर 50% s कैरेक्टर होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp2 की बात करें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा 1/3 × 100। इसका मतलब है कि यहाँ पर 33.3% s कैरेक्टर होता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होता है और यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना चाहें तो यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा 1/4 × 100। इसका मतलब है कि यहाँ पर 25% s कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में 50%, sp2 में 33.3% और sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है। दोस्तों अब आइए हाइब्रिडाइजेशन के s कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है तो वहाँ पर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। दोस्तों यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जब एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे कम होता है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरिजन में कुछ कम होती है, क्योंकि यहाँ पर s कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर हम यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये तो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर OH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों यहाँ पर CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड N की बॉन्ड लेंथ 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों यहाँ पर CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है और यहाँ पर CBr बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.91 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो वो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ होती है। दोस्तों आप यहाँ पर इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को याद कर लीजिएगा। दोस्तों इन तीनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पर MCQ पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।